हाय। तो वेक्टर थ्री डी में हम अब तक आई थिंक 12 क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लेट ओ ए बी सी बी ए रेगुलर टेट्राहेड्रन ऑफ एज लेंथ यूनिटी। अच्छा, इट्स वॉल्यूम ए बी वी एंड 6 बी गिवन है वेयर पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम देन फाइंड द वैल्यू। ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रन है, सभी का जो एज लेंथ है वो 1 है। अच्छा, मतलब कि कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रन है। मान लिया ओरिजिन है ओ ए बी और एक पॉइंट हवा में होगा सी। ठीक है, तो वो उससे जॉइंट हो जाता है, इससे भी और इससे भी। ठीक है, ऐसे जॉइंट हो जाता है। तो वैसे हाइट तो पता होना चाहिए ना आपको, रेगुलर टेट्राहेड्रन का हाइट कितना होता है। अगर जैसे मान लिया ये एज लेंथ ए है तो सारा एज लेंथ ए होगा। तो जो हाइट होता है टेट्राहेड्रन का, ये जो ये वाला पॉइंट होता है ना, इससे ये डिस्टेंस, मतलब मैं अगर ठीक से बनाऊं इसको कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला ये टिप है इसका। तो हाइट यहाँ से ये वाला मेजर करते हैं, जस्ट बिल्कुल सेंटर तक, इसके सेंट्रोइड तक। ठीक है, ये हाइट होती है एच। और ये बेस, तो मतलब जो वॉल्यूम होता है टेट्राहेड्रन का, वो क्या होता है 1/3। जो वॉल्यूम होगा टेट्राहेड्रन का 1/3 इंटू बेस एरिया और इंटू में हाइट। अब बेस तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये वाला, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड फिलहाल हम ए मान लेते हैं। ठीक है, और मॉड ए कितना है 1 है, साइड लेंथ ए कितना है 1 है। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और हाइट कितनी होती है, हाइट होती है √2/3 इंटू एच। तो इसको सॉल्व कर लिया। ये हाइट चाहो तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे, हाइट निकालने के लिए आपको ये वाला लेंथ पता होना चाहिए इतना, और तुम्हें पता है यहाँ 90 डिग्री होगा। और ये लेंथ कितनी है, ये तो ए है, मतलब कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है ये कि ये हाइट है। आपको ये लेंथ पता है, ये तो ए है। ठीक है, ये वाला नहीं पता, ये वाला। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हो ना ये वाला। ये पूरा निकाल लो, ये पूरा कैसे निकालोगे। तो ये पूरा निकालने के लिए आपको पता है ये a है और ये है a/2। तो पाइथागोरस से ये पूरा निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस से पूरा, मान लिया ये पूरा l है, तो ये पूरा l कैसे निकालोगे आप। तो a² माइनस a²/4। ठीक है, यानी कि √3/2a आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा आया है। अब बस इतना चाहिए आपको, ये वाला इतना चाहिए, मतलब सेंट्रोइड से लेके ये सेंट्रोइड देख रहे हो, मतलब कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपको इतना लेंथ चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला लेंथ चाहिए इतना। तो ये तो 2:1 में डिवाइड करता है ना, तो ये जस्ट ये 2/3 पार्ट होता है। कितना होता है 2/3 पार्ट ऑफ दिस √3/2a। तो यानी कि ये लेंथ आ गया कितना, 2 से 2 कैंसिल, और a/√3 आ गया, ये a/√3। अब इसमें पाइथागोरस लगा दो तो h आ जाएगा। h कैसे निकालोगे, पाइथागोरस कैसे लगाओगे। तो h इक्वल्स टू जो होगा वो होगा हाइपोटेनस स्क्वायर a² माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि a²/3। तो कितना आएगा ये 2a²/3, यानी कि √2/3 जो हम बता रहे थे, √2/3। और हाइट, अच्छा ये h नहीं होगा a होगा, √2/3 इंटू a। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट ये हाइट निकालने के लिए हमने ये वाली लेंथ निकाल ली, यहाँ यहाँ से ये वाली लेंथ g से इस वर्टेक्स की दूरी निकाल ली। ठीक है, वो क्या होती है 2/3 ऑफ दिस l। ठीक है, तो अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, √3 से √3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा √2/12 a क्यूब। चाहो तो इसको याद भी रख लो, √2/12 a क्यूब, यही वॉल्यूम होता है टेट्राहेड्रन का। तो इस केस में तो यूनिट एज लेंथ है ना, तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम, √2/12 यही आ जाएगा। तो 6v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6v की जो वैल्यू हो जाएगी √2/2। ठीक है, √2/2। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1/√2 ये लिख सकते हो, क्योंकि √2/4 तो 1/√2। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, √p/q के। तो p कितना है 1 और q कितना है 2, तो p प्लस q कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 3 हो जाएगा इसका आंसर। 6v की वैल्यू की बनती है, 6v की, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ए और बी नॉन जीरो है और नॉन कोलिनियर है, ठीक है। और वेक्टर्स गिवन है a1 लैम्डा ए प्लस 3b। उसी तरह से b1 भी गिवन है और c1 भी गिवन है। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की सारी रियल वैल्यूज का सम निकालना है। कब? अगर a1 b1 और c1 जो पोजीशन वेक्टर हैं उसके, मतलब a1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर a1, b1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर b1, और c1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर c1, ये कोलिनियर हो जाए, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए। तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होगा? जब मान लिया a1 b1 वेक्टर मैं निकालूं, a1 b1 वेक्टर ये क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, मतलब k टाइम्स b1 c1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब a1 b1 निकाल लो। a1 b1 कैसे निकालोगे? तो b1 के पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर दो a1 के पोजीशन वेक्टर, यहाँ से a1 b1 आ जाएगा k टाइम्स, इसको कैसे निकालोगे b1 c1, तो c1 के पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर दो b1 के पोजीशन वेक्टर को, तो b1 में से a1 माइनस करो, ये रहा। b1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, b1, यहाँ गिवन भी तो है, ये रहा। तो मैं b1 लिख लेता हूँ माइनस का a1 और इक्वल्स टू k टाइम c1 का पोजीशन वेक्टर है c1 वेक्टर माइनस का b1 वेक्टर, ठीक है। अब b1 भी गिवन है, देखो यहाँ से 2a प्लस लैम्डा बी, तो b1 को मैं लिख लेता हूँ 2a प्लस लैम्डा बी माइनस a1 कितना है, लैम्डा ए, तो माइनस लैम्डा ए माइनस का 3b इक्वल्स टू k टाइम्स c1, c1 क्या है, a प्लस बी माइनस b1, तो b1 वेक्टर को माइनस कर लेते हैं, तो b1 वेक्टर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2a माइनस लैम्डा बी, ठीक है। तो दोनों ये वेक्टर पैरेलल थे तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इस तरफ ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ से ए वेक्टर का कोफिशिएंट देख सकते हो 2 माइनस लैम्डा, प्लस बी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ से लैम्डा माइनस 3। उस तरह से यहाँ पे ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक तो के होगा और एक माइनस, मतलब के इसका भी होगा और के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का कितना, 2k, ठीक है। मतलब इसमें से इसको माइनस कर दिया ना, और फिर प्लस बी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या होगा, बी वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ से के आ जाएगा और यहाँ से माइनस लैम्डा के, ठीक है। अब क्योंकि ए और बी नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर हैं, बट ये इक्वेशन तो कह रहा है कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर होते हैं तो कोफिशिएंट्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो यानी कि 2 माइनस लैम्डा। और तुम यहाँ से भी देख सकते हो, जैसे इस ए को मैं उस तरफ भेज दूं तो इस तरफ ओनली वेक्टर ए रहेगा और इस तरफ ओनली वेक्टर बी रहेगा, तो ए और बी तो कोलिनियर आ गया, पर क्वेश्चन में तो मना किया गया है, इसका मतलब उनके कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे, तो वहां से भी सेम रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कंपेयर कर देता हूँ, 2 माइनस लैम्डा को मैं क्या किसके को लिखता हूँ, ये के माइनस 2 के क्या होता है, माइनस के, इक्वेशन 1। उस तरह से कोफिशिएंट ऑफ बी को कंपेयर कर दो, क्या है, लैम्डा माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, के माइनस लैम्डा के, ठीक है। यहाँ से के की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, लैम्डा माइनस 2, वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो लैम्डा माइनस 3 और के की वैल्यू कितनी है, लैम्डा माइनस 2, तो के की वैल्यू लैम्डा माइनस 2 सब्सटीट्यूट कर दिया, और माइनस लैम्डा के की वैल्यू लैम्डा माइनस 2, तो यहाँ से इस लैम्डा से इस लैम्डा को कैंसिल, इस तरफ क्या बनेगा, माइनस, इस 3 को इधर भेज दो तो 3 माइनस 2 ये तो 1 बन गया, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर और प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बताना है, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा, क्वाड्रेटिक से कह सकते हैं, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 2। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो लेट पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व ये है, अच्छा इस कर्व का जो डोमेन निकालोगे तुम, तो एक्स क्या होना चाहिए, 1/2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एक्स 1/2 से बड़ा होना चाहिए, और
तुम ये भी देखो, ये भी किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैं अगर इसको लिखना चाहूँ y इक्वल्स टू लॉग बेस 1/2 है, इसको लिख लेता हूँ मैं 2x माइनस 1/2, ठीक है, प्लस लॉग बेस 2, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, और स्क्वायर रूट से ये हट जाएगा, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको, मॉड ले लिया 2x माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर करके देख लो इसका, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस 1, और मुझे पता है x 1/2 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस का लॉग बेस 2 कर लिया ना इसका, तो इसलिए बाहर माइनस लिख लिया, 1/2 प्लस लॉग बेस 2। अब क्या है, डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड करोगे तुम तो ये 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कट जाएगा, 2 और लॉग 2 टू द बेस 2 बन जाएगा, तो ये तो 1 होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये y इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ था, और एक सर्कल है, तो ये रहा एक सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये सर्कल है, और एक लाइन है y इक्वल्स टू 1। अब बोला गया कि p और q पॉइंट जो हैं वो इस कर्व पे भी हैं, p जो है सर्कल पे भी है, तो p तो डेफिनेटली यही वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, इसका अगर y 1 होगा तो x कितना होगा, 3, और क्यों क्या बोला गया, क्यों जो है लाई इनसाइड द गिवन सर्कल सच दैट इट सबसिसाइज इंटीजर, क्यों जो है वो इस लाइन पे ही होना चाहिए, पर इस लाइन पे कहाँ होगा ये बताना है, क्यों जो है इस सर्कल के अंदर होना चाहिए लाइन के अंदर, तो क्यों जो है इस पूरे पोर्शन में कहीं भी हो सकता है, पर वो एक इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, ये इंटीजर क्या है, ये तो 3 है, ठीक है, ये इंटीजर तो 3 है, और वो x जो है 1/2 से बड़ा भी होना चाहिए, तो 1/2 से बड़ा यानी कि 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जो, जैसे मान लिया ये ओपी वेक्टर निकालना चाहेंगे, क्योंकि मुझे ओपी डॉट ओक्यू निकालना है, तो ओपी तो क्लियरली मुझे दिख रहा है क्या है, ओपी जो है वो है 3i है, ठीक है, ओपी जो वेक्टर है वो क्लियरली 3i है, और ओ क्यों क्यों ऐसा सेलेक्ट करो कि वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए और साथ में वो इंटीजर होना चाहिए, और उसकी मेरे को स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए क्यों को 1,1 ही होना पड़ेगा, क्यों जो होगा वो क्या होगा 1,1, क्योंकि वो 2,1 भी हो सकता है, और 3,1 तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो इनसाइड द सर्कल है, तो क्यों का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, या तो 1 या तो 2। अब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए वो 2 होना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है ना, तो इसका मतलब ओ क्यू वेक्टर जो होगा वो होगा आई प्लस जे। अब मेरे को निकालना क्या है, ओ पी डॉट ओ क्यू, ठीक है, मतलब आई प्लस जे का डॉट करना है किसके साथ, अच्छा सॉरी, ये 3i और ये 1 होना चाहिए ना, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, 3i प्लस जे होगा ये, तो 3i प्लस जे के साथ निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा, ये 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, ठीक है, आंसर विल बी 4, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा ही ट्रिकी क्वेश्चन था इसमें। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए बी सी एल एम एन आर, आर है ये, और ये जीरो नहीं है, ठीक है, ये आर को तो बिलोंग कर रहे हैं पर जीरो नहीं है, मतलब कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल्स टू जीरो, और बी एल प्लस सी एम प्लस ए एन इक्वल्स टू जीरो, और सी एल प्लस ए एम प्लस बी एन इक्वल्स टू जीरो। ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, तीनों ही डिस्टिंक्ट है, और एफ एक्स गिवन है कितना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2, ये गिवन है एफ एक्स, ठीक है। तो f1 की वैल्यू बतानी है, तो f1 क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस 2, ये निकालना है। अच्छा तुम देखो, इसको मैं होमोजेनियस इक्वेशन मान सकता हूँ, वेरिएबल इसमें एल एम एन को ट्रीट कर लो, जैसे इक्वेशन नहीं होता ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू जीरो, और मतलब ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड इक्वल्स टू जीरो, फिर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल्स टू जीरो, और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो होमोजेनियस इक्वेशन होता है इसका एक सोल्यूशन तो पक्का होता है, वो कौन सा होता है, 0,0,0,0, तो इसी को मैं ट्रीट कर लेता हूँ एज ए होमोजेनियस इक्वेशन,
और इसमें जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड की जगह, वो तुम ट्रीट करो एल एम और एन, इसको मैंने वेरिएबल बोल दिया, ठीक है। मुझे इसी एल एम एन की वैल्यू निकालनी है। तो इस एल एम एन का एक सोल्यूशन तो पक्का 0 0 0 होगा, पर इसमें तो बोला गया है कि एल एम एन जो है वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, सारे रियल हम हो सकते हैं, जीरो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होंगे, एग्जिस्ट। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ये क्या होना चाहिए, जीरो। अब ये डिटर्मिनेंट याद होना चाहिए, सर्कुलेंट है। इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, तो इसकी होती है डिटर्मिनेंट वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, यही होती है ना, इक्वल्स टू जीरो। मतलब इसकी होती है माइनस। अब माइनस उधर भेज दो, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या होता है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3A, नहीं नहीं, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो डेफिनेटली ए प्लस बी प्लस सी ही जीरो होगा। ठीक है, ये वाला जीरो नहीं होता, क्योंकि इस पार्ट को आप ऐसे भी तो लिखते हैं, ये जो ये सेकंड वाला पार्ट है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो अब ये पार्ट तो कभी जीरो होगा नहीं, ये तभी जीरो होगा जब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। पर इसमें तो बोला गया है कि ए बी सी क्या है, डिस्टिंक्ट है, यानी कि ए इक्वल नहीं है बी इक्वल नहीं है सी के, तो ये वाला पार्ट तो कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होना चाहिए। तो जब ये ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, F1 की वैल्यू 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यही कंसेप्ट था इसमें। देखो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन 0 0 0 पक्का होते हैं, और क्वेश्चन में दिया गया कि जीरो नहीं है, ए बी सी एल एम एन, मतलब एल एम एन जीरो नहीं है, तो इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करने लगता है किसी भी होमोजेनियस का, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट था इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पैराग्राफ क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो यू एंड वी आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब मॉड म्यू और वी का जो मॉड है वो कितना है, 1 है। ओमेगा इज ए वेक्टर सच दैट, मतलब म्यू क्रॉस वी प्लस म्यू इक्वल्स टू ओमेगा है, ये डब्लू बोलो जो भी है, ये वी है। मेरे को क्या करना है, मेरे को ये निकालना है, म्यू वी डब्लू का एस टी पी निकालना है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वो तो यहीं से आ गया, अगर मैं इसका डॉट कर दूं वी से, डब्लू क्रॉस म्यू डॉट वी, तो इस तरह भी वी से डॉट कर देता हूँ, तो ये तो मॉड वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो 1 है ना, 1 गिवन है ना, हाँ ये 1 गिवन है, तो ये 1 हो गया। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, ये एस टी पी है ना, देख सकते हो क्रॉस और डॉट है ना, तो ये तो डब्लू म्यू और वी का एस टी पी है, तो 1 है। इसको साइक्लिक ऑर्डर में तुम क्या लिख सकते हो, म्यू वी डब्लू लिख सकते हैं ना, म्यू वी डब्लू, म्यू वी डब्लू। तो ये तो 1 आ गया, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है।